हेलो दोस्तों, मैथमेटिक्स जीवे में मैं पवन सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड का कक्षा 10वीं यानी एसएससी बोर्ड का साइंस 2 का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। इस चैप्टर को आज हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे और इस पाठ के बारे में जो भी आपको बेसिक चीज़ें हैं उसको भी समझेंगे और पाठ के अंदर जो है उसे भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ओके, तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन में ऑल प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है आनुवंशिकता और उत्क्रांति। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं आनुवंशिकता क्या होती है, किसे कहते हैं आनुवंशिकता। कि अगर वैज्ञानिक भाषा में देखा जाए, विज्ञान की भाषा में देखा जाए, तो जो एक पीढ़ी यानी कि जैसे ये हम हैं, ये हमारी क्या है, एक पीढ़ी। हमारे आने वाली जो अगली पीढ़ी है यानी कि हमारे जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएगी, हमारी दूसरी पीढ़ी। फिर उस बच्चे के जो बच्चे होंगे वो क्या कहलाएगी, तीसरी पीढ़ी। तो जब एक पीढ़ी से जो जैविक लक्षण है, एक पीढ़ी के जो जैविक लक्षण है, जब वह संतान में क्या होते हैं या दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, जनकों के माध्यम से संक्रमित होते हैं, यानी कि उनके जो जैविक लक्षण हैं वो जनकों के माध्यम से क्या होते हैं, दूसरी पीढ़ी तक संक्रमित होते हैं। इसी प्रक्रिया को कहा जाता है आनुवंशिकता। यानी कि जो हाल फिलहाल की पीढ़ी है, इस पीढ़ी के जो जैविक लक्षण है वह माता पिता के द्वारा क्या होते हैं, उसके संतान में जाएंगे, यानी कि दूसरी पीढ़ी में जाएंगे। किसके माध्यम से जाएंगे, जनकों के माध्यम से जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहते हैं। जैसे यहाँ आप देखो, एक पीढ़ी के जो जैविक लक्षण है, जैविक लक्षण मतलब जो उसके शारीरिक लक्षण या मानसिक लक्षण है वो क्या होते हैं, संतान में यानी कि दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होते हैं। किसके माध्यम से, जनकों की माध्यम से। किसके द्वारा क्या होते हैं, जनकों द्वारा दूसरी पीढ़ी तक क्या होते हैं, संक्रमित होते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता कहते हैं। ये हुआ आनुवंशिकता। अब दूसरी बात नाम है उत्क्रांति। उत्क्रांति, अब आप जानते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण जब जाते हैं तो हूबहू बिल्कुल हम लोग क्या होते हैं, अपने माता पिता के जैसे नहीं होते हैं। कुछ ना कुछ भिन्नताएं हम लोग क्या करते हैं, विभिन्नताएं लेकर क्या होती है, दूसरी पीढ़ी का जन्म होता है। तो ये जो थोड़ी सी भिन्नता है, ये भिन्नता को क्या करते हैं, एक क्रम से क्या होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। ये चेंजेस कैसे होती है, क्योंकि आपको मालूम है अगर आपको इस पर्यावरण में जीवित रहना है तो आपको क्या करना पड़ता है, भौगोलिक परिवेश के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है, अपने आप में अनुकूलन लाना पड़ता है। और जो ऐसा नहीं कर पाता है वो सृष्टि पे टिका नहीं रह पाता है। तो ये जो है वो हमारे शरीर में क्या होते हैं, सूक्ष्म परिवर्तन इसलिए होते रहते हैं कि जिससे क्या हो सके, हम अपने पर्यावरण में अपने आप को ढाल सकें। तो ये जो सूक्ष्म परिवर्तन होते रहते हैं, इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एक क्रम से होता रहता है और इसकी वजह से क्या होता है, एक नई दूसरी हम लोग बोल सकते हैं प्रजाति का क्या हो जाता है, विकास हो जाता है। तो ये जो एक परिवर्तन होकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में, इस तरह से जो छोटा परिवर्तन होते जा रहा है और एक कई लाखों वर्ष बाद क्या हो जाएगा, एक नई प्रजाति का जब निर्माण हो जाता है तो उसे कहा जाता है उत्क्रांति। उत्क्रांति अर्थात सूक्ष्म परिवर्तन जो अत्यंत धीमी गति से होने वाला है। तो वही आपको दिया है, सजीवों में अत्यंत धीमी गति से, अत्यंत धीमी गति। जैसे आज हम जैसे हैं, लाखों वर्ष बाद हमारी पीढ़ी इसी प्रकार से होगी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। उसमें हमेशा क्या होता जाता है, परिवर्तन होता जाता है। जैसे अगर आप देखें तो मानव आज जो स्थिति में दिख रहा है वैसे पहले नहीं था। पहले वो बंदर के जैसा था, जैसा आप सुने होंगे कि हम क्या हैं, बंदर की प्रजाति हैं, यानी कि हम भी कैसे पहले दिखते थे, बंदर जैसे। तो ये क्या हुआ, परिवर्तन होते होते आज हम इस प्रकार से दिख रहे हैं और ये परिवर्तन होते रहेगा। और लाखों वर्ष बाद हम किस प्रकार से दिखेंगे या करोड़ों वर्ष बाद कैसे हम दिखेंगे, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए सदियों में अत्यंत धीमी गति से जो होने वाला परिवर्तन है और क्रमिक परिवर्तन यानी कि क्रम से जो परिवर्तन हो रहा है उसी को क्या कहा जाता है, उत्क्रांति कहा जाता है। आई होप आप लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। तो ये दो पाठ के टॉपिक्स थे, आनुवंशिकता और उत्क्रांति, जिसका नाम था उसको हम लोग समझ लिए हैं। अब हम आगे समझेंगे। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया गया, कुछ आपको प्रश्न दिए गए, उन प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। ये जो 9th में आपने पढ़ा था उसमें से पहला प्रश्न है
कि सजीवों के कोशिका केंद्रक में ऐसा कौन सा घटक होता है जो आनुवांशिक गुणधर्मों का वहन करता है। यानी कि ये जो आनुवांशिक गुणधर्म आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो सजीवों के केंद्रक के अंदर ऐसा कौन सा घटक होता है। तो उसके आप जानते हैं सजीवों के केंद्रक के अंदर क्या होता है, गुणसूत्र होते हैं। और वह गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है, आरएनए से बना होता है और कुछ प्रथिनों से मिलकर बना होता है। तो यानी कि डीएनए किसके अंदर समाविष्ट है, गुणसूत्र के अंदर है। और उस डीएनए के ऊपर एक छोटा सा खंड होता है और उसी छोटे से खंड में क्या होता है, पूरी जानकारी संचित रहती है, जो क्या करती है आगे बच्चे का विकास करने में, उसी हिसाब से उसमें क्या होता है, आपको प्रथिन बनता है। तो जो छोटे से खंड में आपको वो जानकारी संचित होती है उसे क्या कहा जाता है, जनुक। यानी कि ये जनुक क्या होता है, माता पिता के द्वारा क्या होता है, कहा जाता है, संतान में जाता है और संतान उसकी जो तरह दिखता है। लेकिन ये जनुक कहाँ होता है, डीएनए पे। और डीएनए कहाँ होता है, गुणसूत्र में। यानी कि कोशिका के अंदर कौन सा घटक है जिसके माध्यम से वह आपको आनुवांशिक गुणधर्म का वहन हो रहा है, तो वह गुणसूत्र है। क्योंकि कोशिका के केंद्र के अंदर गुणसूत्र है। वह गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए। और उस डीएनए पे क्या होता है, एक छोटा सा खंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, जनुक। और वही जनुक क्या करता है, पूरी जानकारी संतान में ले जाता है। यानी कि गुणसूत्रों का आनुवांशिक गुणधर्मों का वहन कौन कर रहा है, तो गुणसूत्र करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र। दूसरा दिया गया, अपने माता पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण संतान में संक्रमित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो अब ये भी हमने पढ़ा कि माता पिता के जो शारीरिक और मानसिक लक्षण है वह संतान में संक्रमित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता। उसे क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता। और तीसरा प्रश्न है, डीएनए का अणु किस घटक से बना होता है। तो डीएनए का अणु जो होता है वो अगर आप देखिए तो सबसे पहले एक होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल, और तीसरा होता है नाइट्रोजन क्षार। तो 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं, वो आपने 9th में पढ़ा था। 4 नाइट्रोजन क्षार कौन कौन से होते हैं, एक आपको मालूम है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन, तीसरा साइटोसिन और चौथा थाइमिन। ये 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और ये कैसे होते हैं, एक दूसरे से लिपटे होते हैं, जिसे बोला जाता है सर्पिलाकार, धागे जैसे। तो इस तरह से आपका डीएनए बना होता है। उसमें क्या होता है, एक डीऑक्सीराइबोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और 4 नाइट्रोजन बेसेस। 4 नाइट्रोजन बेसेस कौन से, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये 4 प्रकार के क्या होते हैं, उसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो हमारा जो डीएनए होता है इन 3 घटकों से क्या होता है, मिलकर के बना होता है। आगे हम लोग समझेंगे आनुवांशिकता विज्ञान का इतिहास। यानी कि आनुवांशिकता इस चीज को बढ़ाने के लिए, आनुवांशिकता के बारे में बताने के लिए कौन कौन से वैज्ञानिकों का क्या क्या रोल रहा, क्या उनकी भूमिका रही, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले आते हैं कि 1886 में वैज्ञानिक थे, जो फेमस वैज्ञानिक थे ग्रेगर जोहान मेंडेल। इन्होंने अपने सारे प्रयोग किस पे किए थे, मटर के पौधे पर। और मटर के पौधे पर उन्होंने प्रयोग करके आनुवंशिकता के लक्षणों को उन्होंने क्या किया, समझाया कि किस प्रकार से आनुवांशिक गुणधर्म क्या होता है, एक पीढ़ी से क्या होता है दूसरी पीढ़ी में संक्रमित होता है। इस चीज को समझाने के लिए उन्होंने सारे के सारे परिवर्तन किस पे किए थे, मटर के पौधों पे किए थे। इसलिए आनुवंशिकता का प्रारंभ का या आनुवंशिकता का इन्हें क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। किसे, ग्रेगर जोहान मेंडल को। क्योंकि आज जो आधुनिक रूप से आनुवंशिकता के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे उसमें से कौन से थे, ग्रेगर जोहान मेंडल। इसके बाद 1901 में ह्यूगो द व्रीज, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, उत्परिवर्तन मतलब किस प्रकार से अचानक जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है, ये जो परिवर्तन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, इस कारण भाव को उन्होंने क्या किया, समझाया। इसलिए उनके सिद्धांत को क्या नाम दिया गया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इसके बाद अगले जो वैज्ञानिक आए 1902 में, इसी के आधार पे जो उन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत दिया था, इसके आधार पे क्या किया, वाल्टर सटन ने टिड्डे की कोशिका में, टिड्डा आपने देखा होगा,
ग्रास हॉपर जिसे कहा जाता है, उस टिड्डे की कोशिकाओं में उन्होंने देखा कि जो गुणसूत्र होता है वह गुणसूत्र कैसा होता है, जोड़ियों में होता है। इस चीज़ को जब समझा गया तो आनुवंशिकता को समझने में क्या हुआ, बहुत ही आसानी हुई। तो यानी कि इन्होंने क्या किया, ये बताया कि जो सजीव होते हैं उन सजीवों की कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं वह कैसे होते हैं, जोड़ी में होते हैं, इसलिए इनको गुणसूत्र का अध्ययन का के रूप में माना जाता है। इसके बाद अगले वैज्ञानिक थे 1944 में ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलिन मैकलाइन। ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर के ये बताया कि जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों में आनुवंशिकता का जो वहन करने वाला जो घटक होता है वह कौन होता है, डीएनए, लेकिन विषाणु को छोड़ करके। विषाणु क्या होता है, वो डीएनए से भी होता है, बना होता है और आरएनए से भी बना होता है। तो उन्होंने बताया कि विषाणु को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने भी जीवाणु हैं या जितने भी सजीव हैं वह सब में जो आनुवंशिकता का वहन हो रहा है वह किसके माध्यम से हो रहा है, डीएनए के माध्यम से। यानी कि डीएनए ही क्या है, आनुवंशिक सामग्री है जो क्या करती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। ये तीनों ने मिलकर के ओसवाल्ड एवरी, मैकलिन मैकार्थी और कॉलिन मैकलाइन ने बताया। और 1961 में फैक्राइस जैकब और जैक मोनार्ड, ये 2 वैज्ञानिकों ने क्या किया, जीवाणुओं की जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर डीएनए के माध्यम से जो प्रथिन बन रहा है, प्रोटीन जो बन रहा है, उस प्रोटीन की उन्होंने क्या किया, प्रतिकृति तैयार की, यानी कि एक जीरोक्स कॉपी भी जिसे बोल सकते हैं, उस रूप में उसको क्या किया, तैयार किया। किसने, फैक्राइस जैकब और जैक मोनार्ड। यानी कि उन्होंने समझा कि किस प्रकार से प्रथिन का संश्लेषण यानी कि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है। तो उसके लिए उन्होंने जीवाणु की कोशिकाओं में डीएनए के माध्यम से किस प्रकार से ये चीज़ आपको उसका प्रथिन बन रहा है, इस चीज़ की उन्होंने क्या किया, प्रतिकृति तैयार की।